छात्रों, आज हम अध्ययन चर्चा में ले रहे हैं पूरक पुस्तक वेतान से मनोहर श्याम जोशी जी की कहानी सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग यानी विवाह की रजत जयंती, यानी जब 25 वर्ष विवाह के पूरे हो जाते हैं तो उसको कहते हैं रजत जयंती, सिल्वर वेडिंग। तो आइए सबसे पहले इस पाठ के लेखक मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में जानते हैं, उनके विषय में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। क्या आपने बुनियाद, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग, हमराही, ज़मीन आसमान और गाथा, इन टीवी सीरियलों का नाम सुना है? इन सभी विख्यात धारावाहिकों के पटकथा लेखक मनोहर श्याम जोशी जी ही थे। उन्होंने फिल्मों के लिए भी पटकथा लेखन किया है, जैसे हे राम, पापा कहते हैं, अप्पू राजा और भ्रष्टाचार इनकी ही लिखी हुई फिल्में हैं। यह विख्यात कहानी सिल्वर वेडिंग इनकी एक लंबी कहानी है। आधुनिकता की ओर बढ़ने वाला यह समाज एक तरफ तो अनेक नई उपलब्धियों को ग्रहण करता जा रहा है, परंतु दूसरी तरफ यह हाल है कि मनुष्यता के मूल्यों में चिंतनीय गिरावट आ रही है। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले ही कहानी का असली मर्म है, बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में जड़ता का भाव है, यानी कि ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति। कोई जिज्ञासा नहीं, कोई उत्कंठा नहीं, कोई लगाव भी नहीं, एक तरह की निरपेक्षता। और दूसरा बीज वाक्य समहाउ इम्प्रॉपर में असमंजस और फैसला न कर पाने की विवशता वाला भाव अभिव्यक्त होता है। और यही दो चीज़ें इस कहानी के प्रधान चरित्र यशोधर बाबू के अंदर चलने वाले द्वंद्व को प्रकट करती है। इन्हीं के चलते उनके जीवन में परिवर्तन असंभव हो जाता है, एक तरह का ठहराव आ जाता है। यशोधर बाबू अपने आप को बदल नहीं पाते। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से प्रसन्न तो हैं ही, परंतु वह इन्हें समहाउ इम्प्रॉपर भी लगते हैं। वे ऐसी खुशहाली से सहमत नहीं हो पाते जो अपनों के बीच में ही परायापन पैदा कर देती है। इसी ताने बाने पर बुनी गई यह कहानी है। छात्रों, अब कहानी की शुरुआत करते हुए हम पहले आपको ये बता दें कि कहानी की शुरुआत किस दृश्य से होती है, दृश्य क्या है। तो यह एक ऑफिस का दृश्य है जिसमें कुछ लोग काम करते हैं और उन सबके हेड यानी सेक्शन ऑफिसर हैं उनके वाईडी पंत यानी यशोधर पंत। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी पंत यानी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। यानी दफ्तर में काम कर रहे लोगों के लिए अब घर जाने का समय हो रहा था। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। दफ्तर की घड़ी में 5:25 और इनकी घड़ी में 5:30, यानी 5 मिनट का अंतर। पंत जी अपनी घड़ी रोज़ाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। यानी पंत जी ने यह समझ लिया कि मेरी घड़ी तो ठीक है, दफ्तर की घड़ी ही 5 मिनट लेट चल रही है। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि दफ्तर की छुट्टी का समय 5 बजे है, लेकिन यशोधर बाबू के वजह से दफ्तर वालों को 5:30 बजे तक रुकना पड़ता है। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों को की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है।
कहने का मतलब ये है कि किशन पांडे यानी कृष्णानंद पांडे यानी किशन दा उनके आदर्श व्यक्तित्व हैं और उनसे ही वाई डी पंत ने सीखा है कि दिन भर चाहे सहकर्मियों के साथ कैसा भी व्यवहार किया गया हो, लेकिन जाते जाते जो शुष्क व्यवहार दिन भर में हुआ हो उसकी क्षमा याचना एक हल्के फुल्के मजाक से कर लेनी चाहिए। तो इसी परंपरा का पालन करते हुए किशन दा का रोज़ का यह काम है कि जाते जाते वह अपने सहकर्मियों से हंसी मजाक कर लेते हैं और हंसी मजाक करते हुए कहते क्या हैं कि आप लोग इतने धीमे हैं इसीलिए आप लोगों की ऑफिस की घड़ी भी धीमी हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्ढा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की। यानी एक ऐसा बंदा है जिसका नाम है चड्ढा और वह असिस्टेंट ग्रेड पर सीधे सेलेक्ट हुआ है, लेकिन उसका पहनावा पंत जी को पसंद नहीं है। उसने बदतमीजी करते हुए पंत जी से कहा, एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है। आमतौर पर चूनेदानी कहते हैं जिसमें चूना रखा जाता है, लेकिन यहाँ वह चूनेदानी का मतलब घड़ी से बोल रहा है कि आपकी घड़ी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। यानी यहाँ यशोधर पंत ने चड्ढा की बदमाशी को अनदेखा कर दिया और जवाब दे दिया कि जी हाँ बिल्कुल सही चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। यानी बात अगर पहले की होती तो इसका विरोध वो कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने यह इस आदत में अपने परिवर्तन ला दिया है। अब वह इन चीज़ों का विरोध नहीं करते। मन ही मन वह उस ज़माने को याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशन दा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। यानी जैसे यहाँ चड्ढा ने उन्हें भाई साहब बोल दिया, वैसे उनके जो अधिकारी थे यशोधर पंत के, उनको वो साहब कहते थे। और इस प्रकार ये बदतमीजियाँ देखकर यशोधर बाबू अपना ज़माना याद करने लगते थे कि हम अपने साहबों का, अपने बड़ों का कितना सम्मान किया करते थे और आज के लोगों का क्या हाल है। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू यह तो। यानी यशोधर पंत की घड़ी को देखकर चड्ढा कहता है कि आपकी घड़ी तो बहुत पुरानी है, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। और उन्हें यह मशवरा देता है कि आपको इस पुरानी घड़ी का परित्याग करके एक नई घड़ी बांध लेनी चाहिए। आजकल तो डिजिटल वॉचेज मिलते हैं, डिजिटल घड़ियाँ मिलती हैं, तो उनको ले लेना चाहिए आपको। यह घड़ी मुझे शादी से मिली थी, हम पुराने चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, अगर यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। तो यशोधर पंत कहते हैं कि देखो भाई, तुम लोग नए ज़माने के हो, हम लोग पुराने ज़माने के हैं, पुराने चाल के हैं, तो हमें पुरानी चीज़ें ही पसंद हैं और यह पुरानी होते हुए भी आज भी सही समय बताती है, तो फिर इसे क्यों बदलना है। इस तरह का नहले पे दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। यानी नहले पे दहला जवाब देने वालों से हाथ मिलाने की यह परंपरा यशोधर बाबू ने कहाँ से सीखी थी? अपने स्कूल में सीखी थी जब वो मैट्रिक में पढ़ा करते थे। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों उठकर हाथ मिलाया करते थे। यानी दोनों एक दूसरे का हाथ से हाथ टकराते थे। हाथ मिलाना यानी हाथ एक दूसरे से टकराना और फिर गले मिलना, यानी खूब जवाब दिया, कहने का ये मतलब था। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी।
अब किशनदा उस समय को याद करते हैं जब वह नए नए शहर में आए थे। यशोधर पंत उस समय को याद करते हैं कि जब वो नए नए शहर में आए थे, किशनदा के यहाँ उन्हें रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और उनके घर भी यही परंपरा थी जो अभी बताई गई। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। कहने का मतलब ये है कि किशनदा के यहाँ बहुत सारे लड़के जब तक उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं हो जाता था, कोई काम नहीं मिल जाता था, इनके यहाँ रहते थे। और कहा क्या कि मेस जैसी थी, यानी मानो कोई मेस हो ये कि जिसका जब तक ठिकाना ना हो कोई आके रहे और चला जाए, फिर मिलकर। और पकाने खाने के लिए भी है क्या, मेस जैसी क्यों कहा, इसलिए कि मिल के पकाना खाना होता था, मिल के लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, यानी वह वयस्क होने से पहले ही दिल्ली चले आए थे। कोशिश करने पर भी बाय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके, यानी नौकरी नहीं मिली उन्हें क्योंकि उम्र कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया, और फिर चूँकि कोई काम धंधा तो था नहीं और टिके रहना है, तो इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई खाना बनाने की किशनदा के यहाँ। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। क्योंकि गांव के लोग क्या जानते हैं कि गया तो काम मिला कि नहीं मिला, वो तो ये समझेंगे कि जाते ही काम पकड़ लिया। तो यशोधर बाबू को किशनदा ने 50 रुपये उधार दिए, यानी जब तुम नौकरी पा जाना तो ये मेरे 50 रुपये तुम वापस कर देना, लेकिन अभी ये 50 रुपये ले लो और अपना काम चलाओ और थोड़े इसमें से अपने घर भेज दो। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया, और आगे चलकर यशोधर पंत की नौकरी किसने लगवाई, किशनदा ने लगवाई, और फिर जीवन में मार्गदर्शन का करते रहे। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। अब देखिए, ये ऑफिस में बात हो रही थी इसके पहले चड्ढा से, तो उसने चूँकि कलाई पकड़ ली, तो कलाई पकड़ने के बाद ये अपने समय में डूब गए। फिर चड्ढा टोकता हुआ कहता है कि बड़े बाबू किन ख्यालों में खो गए, यानी किस सोच में पड़ गए आप। ये मेनन पूछ रहा है, मेनन किसी कर्मचारी का नाम है उस दफ्तर में, कि आपकी शादी कब हुई थी। तो यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो यशोधर बाबू ने चूँकि अचानक वो यादों में खोए हुए थे, किसी की आवाज़ आई तो शक पका गए, और फिर अपना बढ़ाया हुआ हाथ वापस खींच के वो कहने लगे कि ठीक है मैं देखता हूँ। और फिर कहते हैं कि मेरी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो लोड करने में यूट्यूब पे दिक्कत आएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।